कि मुझे एक बुक का पता चला है कि और पूरा पेपर इसी बुक से आने वाला है, तो वो बुक अपन मंगवा लें क्या, ठीक है। तो फिर मैं पूछता कि कौन कौन बच्चा चाह रहा है कि अपन वो बुक मंगवा लें, वो सोल्व कर दें। तो आप ये मानो कि हर क्लास में 90% बच्चे फटाफट जैसे मैं बोलता ना मंगवा लें, हाथ ऊपर कर देते, सर सर सर, समझ रहे हो। और 5-7% ऐसे बैठे रहते। फिर मैं उनसे पूछता कि यार तुम में नहीं चाहिए क्या सिलेक्शन? बोला नहीं सर, हमने आपको गुरु मान लिया और आप जो बोल रहे हो ना हमें उस पर फेथ है, हम उसी को बार बार करते रहेंगे। जैसे वो बच्चे बोलते तो बाकी सबको समझ में आ जाती कि गुरु जी की परीक्षा हो गई है। और ये भी बता दूं कि विकास अभी आरएस की तैयारी कर रहा है और आईबी का इंटरव्यू दिया हुआ है, सीपीओ भी कई बार क्लियर कर लिया है। वो सीपीओ में तो था कि सर मनी नहीं है, एनटीपीसी के भी सारे लेवल क्लियर हैं अभी। तो आप 1-1.5 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे, सर 3 साल का 4 साल का टाइम है, या आप कोई पंचवर्षीय योजना बना के बैठा है तो वो कर ले, उसमें दिक्कत नहीं है। पूरा शेड्यूल की भी बात करते हैं अभी विकास का कि पूरे दिन क्या रहता है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और ये बता दूं कि आप किसी भी क्वेश्चन को जितने ज्यादा तरीकों से सोल्व कर सकते हो, आप उतने ही जीनियस हो। इसी पैटर्न पे पूरा मैथ्स का मटेरियल भी डिजाइन किया हुआ है, उसमें मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बना के दिए हुए हैं बच्चों को कि लेवल 1, और टाइम भी दिया हुआ है कि इतने टाइम में ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए। देना वो इंजन गर्म हो जाता है इस तरह से कैलकुलेशन प्रैक्टिस में आ जाती है उससे। हाँ, कैलकुलेशन भी प्रैक्टिस में आ गई। और रीजनिंग में ज्यादातर बच्चे 45 के आसपास स्कोर कर ही लेते हैं, आराम से हो जाता है ना। लेकिन वो 45 कितने टाइम में, कुछ बच्चे 18 मिनट तक लगे रहते हैं, उसका वो नहीं, फिर वो मैथ्स में मारेगा, मैथ्स में मारेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और इस बार भी हुआ है ये बच्चों से मेरी अभी जैसे बात होती है, तो जैसे रीजनिंग में हमें 15, 17, 18 मिनट लग जाते हैं, उसके बाद वो टाइम मैथ्स से गए ना। और यदि मैथ्स किसी पेपर में इजी आ गया, फिर सोचो वो टाइम आप खराब कर दिया। दूसरा, फिर सबसे पहले हमने रीजनिंग किया। फिर रीजनिंग में क्या होता है कि माइंड का, हाँ, अपने जो माइंड है उसके अलग अलग पार्ट से एक्टिवेट होते हैं। जब आप ड्राइंग कर रहे हो तो माइंड का अलग पार्ट एक्टिवेट है, जब आप रनिंग कर रहे हो तो अलग एक्टिवेट है, जब आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो अलग पार्ट एक्टिवेट है, जब आप लैंग्वेज सीख रहे हो तो माइंड का अलग पार्ट एक्टिवेट हुआ है। सही हो गया तो भी क्यों हो गया ये देखना है कि कोई तुक्का तो नहीं था, या इससे बेटर तरीका तो नहीं था जो हम उस टाइम नहीं सोच पाए। और एरर कर दी है तो भी सोचना है कि क्यों एरर कर दिया। एरर के भी अलग अलग पार्ट्स हैं कि सिली मिस्टेक हो गया था। ये भी देखो, एक क्या बोलूं कि एक पैराडॉक्स ही है कि जिस बच्चे का प्री क्लियर हो रहा है या जिस बच्चे के नंबर बढ़ रहे हैं ना, वो और ज्यादा मेहनत करता है। हाँ, वो ये, क्योंकि शुरू में सर कुछ चीजें होती हैं जैसे जो इम्पॉसिबल सी लगती हैं। जैसे आप बोलोगे कि वो कैलकुलेशन वाली टेबल है वो 2 मिनट में, तो शुरू में लगेगा यार क्या मतलब बकवास सी बात है, 2 मिनट में होता है क्या? लेकिन फिर जैसे मतलब धीरे धीरे उसको कर जाओगे, तो जैसे मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 1.5 से 2 मिनट के बीच में टाइम आ गया था मेरा लास्ट। हाँ दोस्तों, आज मैं मिलवाता हूँ विकास से। विकास अभी 19 का रिजल्ट है, उसमें सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर पे सिलेक्शन हुआ है। और जो आज का ये वीडियो है, जो सेशन है, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत नॉलेज वाला है। और आप ये देखोगे कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे, कैसे विकास ने उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया है। इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, कैलकुलेशन के लिए, जीके, रीजनिंग, इन सब की स्ट्रेटेजी पे हम बात करेंगे। तो आपको ये सेशन पूरा देखना है और जो जो हम डिस्कस करें उन चीज़ों को इवेलुएट करना है। ये नहीं कि भाई आपकी स्ट्रेटेजी होती है वो पर्सनल होती हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम एक किसी भी पार्ट को 1 या 2 या 3 तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे मान लो आप सुबह सबसे पहले क्या पढ़ते थे? जी, सबसे पहले तो सर मेरा यही था, मैंने एक कंपलसरी का वो बना रखा था सेक्शन। हाँ, तो उसमें क्या है, जैसे एक तो आपने वो कैलकुलेशन दे रखी थी, कैलकुलेशन टेबल। वो कैलकुलेशन टेबल पे भी मैं बताऊंगा अभी कि वो कैलकुलेशन करनी है। हाँ। 20-25 वर्ड मीनिंग्स, 20-25 इडियम्स वगैरह देखनी थी। और इंग्लिश में पैसेज है, PQRS वगैरह, ये डेली का कंपलसरी, ये डेली का कंपलसरी था। 1-1.5 घंटे का फाइल था कि कोचिंग आने से पहले ये सब अपन को करके जाना है। ठीक है, तो पहली चीज हमने क्या सीखी कि एक कंपलसरी का पार्ट आपको बनाना है, 1.5 घंटे 2 घंटे का सेगमेंट उसको लेके चलना है कि उसमें आपको वो चीजें करनी है। कैलकुलेशन पे अपन बात करेंगे। अब शुरू से बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। विकास, बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताओ। सर एजुकेशन मैंने 8th तक, तो मेरे पापा टीचर हैं तो मैं उनके साथ सरकारी स्कूल में जाता था। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी भी टीचर ही हैं। मम्मी पापा टीचर हैं। हाँ। और विकास झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, जहाँ राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, जहाँ ज़्यादातर जो
लोग हैं, या तो वो टीचर हैं या फौज में हैं। जी सर, ठीक है? मेरे भी जैसे मम्मी पापा भी हैं, चाचा चाची, सब मतलब फैमिली टीचर ही टीचर हैं। तो ये एक एडवांटेज भी होता है कि बचपन से ही सही गाइडेंस मिल जाता है, और एक डिसएडवांटेज ये बन जाता है कि बीएड कंपलसरी हो जाती है। बीएड कंपलसरी हो जाती है। विकास ने भी बीएड किया हुआ है। आज देखो ये चीज मैंने फेल किया है, क्यों? क्योंकि मैं भी झुंझुनू से हूँ, और जो उस माहौल में रहता है तो ये चीज़ें ज़रूर हो जाती हैं कि आपका ग्रेजुएशन होने के बाद बीएड करना है। और एजुकेशन क्या था, मीडियम हिंदी? सर 8 तक हिंदी मीडियम था, उसके बाद में इंग्लिश मीडियम में स्विच किया। अच्छा। और फिर कॉलेज तो आपको पता ही है, कोई मीडियम होता नहीं है कॉलेज का। तो कॉलेज में क्या किया है? कॉलेज में सर बीएससी किया, बीएससी मोतीलाल से। हाँ, मोतीलाल से। जो झुंझुनू वाले बच्चे हैं उनको पता होगा। हाँ, मोतीलाल कॉलेज फेमस कॉलेज है झुंझुनू का, और ज़्यादातर बच्चे मोतीलाल को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है। हाँ, अब आगे अपन बात करें, फैमिली बैकग्राउंड भी हो गया, और एजुकेशन में मैथ्स का बैकग्राउंड रहा है। मैथ का बैकग्राउंड। ठीक है। और इंग्लिश में कैसा था, जो सीजीएल वाला इंग्लिश है उसके लिए? सर इंग्लिश क्या है कि शुरुआत में हिंदी मीडियम रहा था, और उसके बाद में मीडियम चेंज हुआ, लेकिन जैसे एसएससी में तो वोकैब चाहिए अपन को, वो मीडियम से नहीं आ पाती ना, तो उसलिए शुरुआत में इंग्लिश में प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन जो अपने नियॉन की ग्रामर का जो मटेरियल है उसको बार बार रिवाइज किया, जैसे 5 बार 7 बार, जैसे भी टाइम एक बार कंप्लीट हो गई दोबारा रिवाइज किया। सही बात तो बार बार रिवाइज करते गए तो इंग्लिश इंप्रूव हो गई। फिर देखो ये एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से रहो, आपको मल्टीपल रिविजन्स होने चाहिए। ठीक है ना, 5 बार 7 बार 10 बार। इवन हेमंत भी हिंदी मीडियम से था ही। ठीक है ना, हेमंत तो ये बोल रहा सर मैंने तो कोई 15 बार किया होगा, समझ रहे हो? तो आपको ये नहीं सोचना। ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि बस 2 बार हो गया या 3 बार हो गया तो अब इसको मैं क्या पढूं, फिर वो नई बुक्स की तरफ भागते हैं। सर वही प्रॉब्लम है, क्या है, मार्केट में बुक्स की कमी नहीं है, और उसमें भाग भाग के बच्चे क्या है कि मतलब आज ये बुक ले ली, आज ये बुक ले ली, जबकि जरूरी है कि एक अपने पास कंपाइल्ड सिलेबस हो, उसको बार बार रिवाइज करो। सही बात है। यहाँ तक कि सर इंग्लिश ग्रामर और ये जो अपना मटेरियल है, मैं दोबारा लेके गया था कोचिंग से, वो एक बार तो क्या है वो हो गया, खराब हो गया था तो दोबारा लेके गया। देखो जब आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि जब आप ये डिसाइड कर लो, ठीक है ना, आपको जो भी समझ में आए, जो आपके टीचर हों फेवरेट, जो बुक्स हों, एक बार आपने ये तैयारी करने से पहले डिसाइड कर लो कि मुझे इन बुक्स को फॉलो करना है। उसके बाद भागना नहीं है, उन्हीं बुक्स को बार बार 5 बार 10 बार 7 बार जितना पढ़ सको ना, सिलेक्शन नहीं हो तब तक उनको बार बार पढ़ते जाना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट में इतनी बुक्स आ चुकी हैं, इतना, और यूट्यूब पे देखो आप कितना कंटेंट पढ़ा है, हर कोई ज्ञान दे रहा है। हाँ, हर कोई ज्ञान दे रहा है। सही बात है। तो आपको पहले 10-15 दिन आपका चाहे रिसर्च कर लो कि मुझे ये बुक्स फॉलो करनी है, और कोई कोचिंग समझ में आता है तो वो उसको फॉलो कर लो कि टीचर समझ में आता है, लेकिन एक बार फॉलो करने के बाद उस पर टिके रहना है। क्लियर है? अब हम अलग अलग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। सबसे पहले तो कैलकुलेशन वाला ही पॉइंट, क्योंकि आजकल कैलकुलेशन अच्छी आ रही है। आजकल जैसे जब से टीसीएस आया 2018 से, तब से काफी मैथ कैलकुलेटिव होती जा रही है। कैलकुलेशन में जैसे एक तो विकास ने बताया कि सर सुबह मेरा कंपलसरी वाले पार्ट में था कैलकुलेशन, तो दूसरा इस पे भी ये देखो, मैंने कैलकुलेशन की टेबल्स बना के दी थी एडिशन की, कि आप कैसे इन एडिशन पे वर्क करना है। वो टेबल मैं जल्दी उस पर आपका जो न्यून क्लासेज का टेलीग्राम है उस पर अपलोड करवा दूंगा। उन पे टाइम लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि विकास तुम्हारा क्या टाइम आ जाता था? सर शुरू में जब आपने बताया था तब शुरू की थी, तब तो क्या जोर भी आता था करने में और 4 मिनट के लगभग चला जाता था टाइम। 4 मिनट। उसके बाद धीरे धीरे 1.5 से 2 मिनट के बीच में आने लग गया। जो एडिशन होता है वो थोड़ा ज्यादा लग जाता है, सब्सट्रैक्शन वगैरह वो थोड़े कम लग जाते हैं ऐसे। अच्छा, ठीक है। और नहीं, अभी जैसे रजत भी हमारे पास बैठा था, तो रजत बोल रहा था कि सर लास्ट में तो ऐसी हालत हो गई थी कि कोई 2 संख्याएं दिखते हैं ना, सबसे पहले ये होता था इनका प्रोडक्ट इतना है, इनका सम इतना है, ऐसी बातें करने लग गया था। नहीं वो क्लास में ही सर आपने बताया था जैसे कि खाली टाइम है तो जो भी संख्या दी उनको जोड़ते रहो, घटाते रहो, ऐसे तो थोड़ी। हाँ, और ऐसे ना एक चीज और बताऊँ आप, मैंने उसका 120 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, एक टेबल में डाल दूंगा उस पर। तो वो 120 सेकेंड का यदि टाइम आप अचीव करते हो ना, तो आप ना केवल अपना कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज कर रहे हो, आप अपना कंसंट्रेशन भी इंप्रूव कर रहे हो। उस 120 सेकेंड तक जाने के लिए आपको बहुत सुपर कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा, और वो कंसंट्रेशन आपके पूरे दिन बनी रहेगी।
ठीक है। और बाकी मैंने कंसंट्रेशन के लिए मेडिटेशन भी बताया हुआ है। विकास, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था मेडिटेशन का? सर जरूरी है, मतलब सुबह मैं ज्यादा टाइम तो नहीं दे पाता था, लेकिन 5 5-10 मिनट भी, मिनट, हाँ 5 हाँ मिनट भी बहुत इतना, है। मतलब मेरा मॉर्निंग का यही शेड्यूल था, उठ के और थोड़ा सा मेडिटेशन करना, 5-10 मिनट हल्की सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, हाँ। उसके बाद ये जो अपना कंपलसरी पोर्शन है ये कर लेता था, फिर अपने कोचिंग आ जाता था। ठीक है, देखो 15-20 मिनट का टाइम आपको रनिंग के लिए देना चाहिए, 5-7 मिनट योगा मेडिटेशन कर लो। तो शुरू में सुबह का हाफ एन आवर आप अपने हेल्थ के लिए भी ज़रूर ध्यान रखना। तो अब अपन आगे स्ट्रेटजी पे बात करें तो मैथ्स में कैलकुलेशन का पॉइंट हो गया, और कैलकुलेशन में भी है ना, और जैसे जो छोटे छोटे पॉइंट हैं वो मैंने बताए हुए हैं पूरे कोर्स में, उनको फॉलो करते रहना है। वो टेबल तो आपका कंपल्सरी पार्ट हो गया। अब अरिथमेटिक का, सर अरिथमेटिक्स में वही है, कैलकुलेशन है तो बार बार रिवाइज किया, फिर तो क्या है वो अपने आप देखते ही हो जाते हैं, अरिथमेटिक्स के क्वेश्चन तो कुछ खास होता नहीं है उनमें। ठीक है। और जो ये एडवांस वाला पार्ट, हाँ वही है सर, जो आपने नोट्स वगैरह दिए थे, अलजेब्रा आपने पढ़ाई थी, अलजेब्रा टिग्रो वगैरह, तो वही बार बार उनका रिवाइज किया, तो वो फॉर्मूले भी क्या है कि अपन क्वेश्चन निकालते हैं तो वो याद हो जाते हैं, अपने आप अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ती उनको, और उनको बार बार निकालते हैं तो तैयार हो जाते हैं वो। ठीक है। तो देखो एक चीज़, जो जिन बच्चों का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है ना, उनको थोड़ा सा लगता है, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि यदि आप मैथ्स में एडवांस में अच्छी मेहनत कर लोगे ना, तो एडवांस वाला पार्ट इजी है, ठीक है ना। अर्थमेटिक वाला पार्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जबकि अपन देखते हैं अलजेब्रा ट्रिगो में तो क्योंकि अरिथमेटिक्स वाले सर में प्रॉब्लम ये आती है ना सर कि वो कैलकुलेशन डाल देता है। हाँ सही बात तो वो अपन को देख के तो ये लगता है कि हाँ ये हो तो जाएगा मुझसे, लेकिन वो अपन कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। और एडवांस में क्या है कि अगर कंसेप्ट आ रहा है तो वो फटाफट हो जाता है, टाइम नहीं लगता। और अपने एसएससी में तो गेम ही पूरा टाइम का ही है। बिल्कुल सही बात है। अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आजकल ये चल रहा है कि बच्चे सुबह 2 घंटे 3 घंटे न्यूज़पेपर पे बैठे हैं, कोई सीजीएल की तैयारी करा और हिंदू मंगा के बैठा है। नहीं सर, वो तो अपन को यूपीएससी की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं, और मुझे पता भी नहीं, मैंने तो कभी हिंदू वगैरह का यूज किया नहीं। अपने ही मटेरियल से वोकेब वगैरह याद करनी होती है। अखबार में ये है कि 2 घंटे लगा रहे तो वेस्टेज है। बिल्कुल सही बात है। आपको न्यूज़पेपर पे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। यदि आप वो इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए वो टाइम दे रहे हो ना, तो वो टाइम बेटर है कि आप अलग अलग एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर ही सोल्व कर लो ना। पैसेज बेस्ट है सर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करना है तो आप बैंक के आरसी सोल्व कर लो। और ये भी बता दूं कि विकास अभी आरएस की तैयारी कर रहा है और आईबी का इंटरव्यू दिया हुआ है, सीपीओ भी कई बार क्लियर कर लिया है। वो सीपीओ में तो था कि सर मनी नहीं है, एनटीपीसी के भी सारे लेवल क्लियर हैं अभी, समझ रहे हो। तो आप थोड़ा सा टाइम दोगे ना पेशेंस के साथ, तो आप मल्टीपल सिलेक्शन लेके जाओगे। और ये हुआ है, जो अपने पिछले टॉपर्स हैं सब भी अलग अलग एस्पेक्ट वाले एग्जाम्स को क्लियर किया है। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि शुरू थोड़ा सा टाइम दो आप तैयारी के लिए, उसके बाद बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, आपकी जो चॉइस हो वो करना। हाँ, अपन इंग्लिश पे बात कर रहे थे, तो पैसेज के लिए क्या स्ट्रेटजी थी? सर वही आप जो बता रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अपने कोचिंग से मिल जाते हैं, तो वो डेली 2 या 3 पैसेज अपने कंपलसरी के हिसाब से वो कर लो, बस वो काफ़ी है। क्योंकि वो एक दिन में तो नहीं सीख सकते सर। सही तो वो ये कि अपन 6 महीने 1 साल अगर उनको करेंगे तो अपने आप हॉबी में आ जाता है। ठीक है। और बैंक का भी एग्जाम क्लियर किया हुआ है अभी, आरआरबी पीओ वाला। तो आप इस चीज़ को समझो यार, आपको क्या है कि जो आपने न्यूज़पेपर पे 2 घंटे दिए ना, तो वो तो जीरो हो गया। हाँ, यदि आप 11th क्लास में हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो आप 1-1.5 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे। सर 3 साल का 4 साल का टाइम है, या कोई पंचवर्षीय योजना बना के बैठा है तो वो कर ले, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये चाहते हो कि 1 साल में सिलेक्शन लेना है, तो वो टाइम का वेस्टेज है। उसकी बजाय आप बैंक के प्रीवियस ईयर लेके आओ और उसमें इंग्लिश के रोजाना 1 या 2 पैसे सोल्व कर दो। हाँ, क्योंकि सर आजकल तो ऑनलाइन पेपर होते हैं तो काफी सारी शिफ्ट्स होती हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कमी है नहीं। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि इतनी सारी शिफ्ट्स होती हैं और उनमें इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे कि यदि आप वो केवल प्रीवियस भी निकाल देते हो ना, तब भी बहुत अच्छी पकड़ बन जाती है। ठीक है। तो वोकैब के लिए सर, वोकैब के लिए अपने नियॉन से वर्ड पावर बुक मिलती है। हाँ, वर्ड तो पावर वाली उसको बार बार रिवाइज किया तो वो याद हो गए, बस वही है। अच्छा, और फिर पॉइंट बनता है जम्बल्ड वाला। सर वो सारा जो अपन को मटेरियल मिलता है, जम्बल्ड का भी मिला था,
क्लोज टेस्ट का भी मिला था, पैसेज का भी मिला था, तो सारा वही मतलब डेली 2-3 वो अपन कर लेते थे। अच्छा, ठीक है। तो ये भी सही बात है कि आपको रोजाना इन चीज़ों पे फोकस करना है, तभी उस लेवल पे आपका बन पाएगा। अदरवाइज यदि आप ये सोचो कि मैं एक दिन पूरा इंग्लिश का लेके बैठ जाऊं, एक दिन मैथ्स का, ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो पूरा टाइम बस मैथ्स मज़े आ रहा है, मैथ्स में मज़े आ रहे हैं और पूरे दिन मैथ्स करे जा रहे हैं। इस चीज़ को हमें पूरा शेड्यूल की भी बात करते हैं अभी विकास का, कि पूरे दिन क्या रहता था। तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि एक कंपलसरी टाइम स्लॉट होता था 1.5 घंटे का, जिसमें जो कैलकुलेशन, वर्ड पावर, इडियम फ्रेजेस, ठीक है। इसके बाद उसके बाद सर कोचिंग हो जाती थी, कोचिंग से जाके खाना वाना खा के सो जाते थे। ठीक है। खाना खुद ही बनाते थे या? नहीं सर, खाना खुद नहीं बनाता था मैं। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद में शाम को जो क्लास का वर्क होता था वो कर लेते थे। उसके अलावा जो अपने खुद के बेसिस पे जो रिवीजन है वो अपने हिसाब से चलता रहता था। ठीक है। और रात को लेट तक पढ़ना या सुबह जल्दी? नहीं सर, सुबह जल्दी उठता था। अच्छा, ठीक है। देखो ये भी है कि बच्चे रात को लेट तक पढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं, आपको जो भी अच्छा लगे। बाकी मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा कि सुबह जल्दी उठना ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है वो तो सबकी। हाँ, वो तो ठीक है। और इंग्लिश का होगी अपना रीजनिंग के लिए? सर रीजनिंग के लिए जैसे कोचिंग में अपने क्लासेज ली थी, उसके साथ साथ वो क्वेश्चन वगैरह सोल्व कर लिए। उसके बाद सर कोई खास जरूरी महसूस हुई नहीं, तो मॉक वगैरह देता था, उसी से अच्छी प्रैक्टिस हो गई। हाँ, रीजनिंग का मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक बार आप कोई भी सिलेबस कर लो किसी भी फैकल्टी से, चाहे आप यूट्यूब पे फ्री पढ़ लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई पूरा सिस्टमेटिक पढ़ा रहा हो, एक बार पढ़ लो उसको। उसके बाद है ना, आपको केवल मॉक देने हैं। और मॉक में की स्ट्रेटेजी पे भी अपन बात करेंगे कि मॉक में क्या पहले किसको अटेम्प्ट करना है, इस पर भी मैं आपको थोड़ा सा सजेशन दूंगा, गाइड भी करूंगा, विकास से भी अपन जानेंगे। उससे पहले एक बार अपन इस पे आते हैं जीके जीएस वाले पार्ट पे भी। तो जीके जनरल अवेयरनेस सर, जीके जीएस में ये है कि सर अपने 50 क्वेश्चन 50 नंबर का पोर्शन होता है 700 में से। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है भाई, 700 में से सीजीएल में केवल 50 नंबर का पार्ट है। तो उसमें सर वो अपन देखें तो 7% का पोर्शन है पूरा। ठीक है। और उसमें सिलेबस इतना वाइड है कि अगर उतना टाइम अगर और सब्जेक्ट में देंगे, मैथ इंग्लिश में, तो वो 250 नंबर का है सर। सही बात तो काफी अच्छा आउटपुट देखे जाएगा। तो इसमें तो सर मैंने पिक किए थे, जैसे एक तो करंट अफेयर्स के लिए जो मैगजीन आती है अपनी, वो देख लेते हैं। कोई भी एक मैगजीन ले लो आप जो अवेलेबल हो। ठीक है। और बाकी तो छोटे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पॉलिटी कर लिया, ज्योग्राफी कर लिया, साइंस बैकग्राउंड था तो उसमें ज्यादा जोड़ नहीं है। ठीक है, ये कर लिए। बाकी जो लेंदी हिस्ट्री वगैरह बहुत लेंदी होती है, तो अच्छा, वो मैंने कुछ खास छोड़ दिया वो मैंने। नहीं, ये भी एक अच्छा स्ट्रेटेजी है कि साइंस था सर मेरा बैकग्राउंड, तो मैंने साइंस को पकड़ लिया। हिस्ट्री में लगा कि यार ये बड़ा लेंदी है और पता भी नहीं कि वो क्या पूछेगा। एसएससी में तो कुछ भरोसा ही नहीं है सर। भरोसा ही नहीं है। ठीक है। और जो कुछ जैसे स्टैटिक जीके वाला पार्ट आते हैं, रिवर्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, इस टाइप का लार्जेस्ट, इन सब के लिए सर ज्यादा बर्डन नहीं लिया। नॉर्मली जैसे मॉक्स वगैरह में कुछ क्वेश्चन सामने आते तो उससे तैयार हो गया, उतना हो गया। बाकी अलग से ज्यादा कुछ मॉक पे अपन बात करेंगे अभी। तो साइंस वाला पार्ट था बैकग्राउंड, तो साइंस पकड़ लिया। और एक चीज और देखो, मैंने नोटिस की, अभी विकास ने बोला कि सर 50 नंबर का स्कोर है और साथ में उसको 700 में से 50 है, साथ में ये भी बोला कि सर 7% है। समझ लो ना, ये हैबिट होनी चाहिए आपकी कि इस लेवल पे क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई ये 7% का ये मामला है सर। समझ लो, अदरवाइज क्या होगा कि आप कभी भी वो परसेंटेज रेशियोज मैथ्स को जी नहीं पाओगे। और ये कब आता है, जब आप पूरे दिन चीज़ों को एनालाइज करते हो कि ये परसेंटेज में ये है, ये इसका ये फ्रैक्शन पार्ट बन रहा है, ये कैलकुलेशन बन रही है, ये इनका सम हो गया। ठीक है। तो मॉक पे बात करते हैं। मॉक पे कब से स्टार्ट किया? सर मॉक मैंने शुरू से ही शुरू कर दिया था, क्योंकि सिलेबस पूरा नहीं हुआ, लेकिन मेरा टारगेट ये था कि कम से कम जो क्वेश्चन, जो टॉपिक अपने हो गए, वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो वीक में कितने मॉक के? सर शुरुआत में संडे को मॉक देता था। संडे को मॉक। उसके बाद धीरे धीरे शुरुआत में एक ही मॉक होना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे वीक में 2 देने लग गया। जैसे एग्जाम आई तो फिर लास्ट में तो लगभग डेली मॉक और उसका एनालिसिस इम्पोर्टेंट है। एनालिसिस इम्पोर्टेंट है। जो शुरू में एनालिसिस में टाइम भी लगेगा भाई, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस आता नहीं, जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको पढ़ना, उनको नोट डाउन करना, इनको भी टाइम लगेगा। लेकिन बाद में टाइम नहीं लगेगा। एक बार आपने सिलेबस कर लिया, 2-3 बार रिवाइज हो गया,
तो फिर रोजाना मॉक लगाते और चलो। सर उसका एक फायदा ये भी है कि अपन एनालिसिस करेंगे तो क्या है कि अगला जो टॉपिक अपन को नहीं पढ़ा है उसके भी क्वेश्चंस कंसेप्ट अपने साथ साथ तैयार हो रहे हैं पहले सही से। बात है। नहीं वो तो यार तुम्हारा थोड़ा सा मैथ्स बैकग्राउंड है ना, इसलिए भी तुम हाँ। उनको रिलेट कर पाते हो। हाँ वो भी। बाकी जनरली बच्चे डर जाते हैं। पर जैसे तो इंग्लिश में भी वोके वगैरह याद हो जाती है उसके साथ साथ। सही है कि कोई कहीं कोई गलती से किसी क्वेश्चन को लग रहा था कि ये सही होगा, वो हाँ, एरर हो गई, या कोई हाँ, तुक्के में बैठ गया, तो फिर समझ में आया कि यार ये तुक्का क्यों लग गया। हाँ, वो तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट और होता ऐसी रहेगा। चीजें सर भूलते भी नहीं है फिर बाद में। सही बात है। ये बहुत गजब लर्निंग है मूक की, कि आप जो एरर करते हो ना वो हमेशा याद रहता है। इवन राहुल शर्मा अपना स्टूडेंट था, वो तो क्या करता था, हाथ पे लिख लेता था कि आज मैंने ये एरर किए हैं, आज मैंने ये एरर किए हैं, तो और उसको याद भी रखता था। तो जो एरर्स करो आप उनको याद रखना। और मॉक के लिए कोई प्रीवियस ईयर ही लगाए या फिर कोई? सर मॉक तो काफी सारे दिए थे, प्रीवियस ईयर तो पूरे ही करने हैं, उनमें तो कोई मतलब रखना ही नहीं है, वो तो पूरे करने ही करने हैं। साथ में कुछ अदर मॉक्स भी होता है, जैसे अपने कोचिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है, और अदर प्लेटफॉर्म्स भी चल रहे हैं तो उन पे भी मॉक्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो सारे ये बिल्कुल सही है कि प्रीवियस ईयर तो पूरा करना है, और बाकी जो कभी कभी लगे तो एक बार देख लो कि पूरे इंडिया में मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, रियलिटी चेक मिल जाता है। रियलिटी चेक मिल जाता है, ये भी अच्छा है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर तो पूरे करने हैं, ये क्लियर कर लेना। और नोट्स का बताओ, नोट्स वगैरह कैसे बनाते थे, कितना बनाए या नहीं बनाए? नहीं नोट्स तो सर अपनी क्लास के साथ नोट्स प्रॉपर ही रखता था सर मैं। जैसे मैथ में भी अपने जितने हैं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नोट किए हुए थे मैंने। तो बाद में तो खैर इनकी जरूरी नहीं पड़ती थी, लेकिन शुरुआत में कोई क्वेश्चन नहीं आया तो अपने देख लो खोल के कि क्या सॉल्यूशन है। बाद में तो क्या है सर, जैसे अपन बार बार रिवीजन करते हैं तो एक क्वेश्चन के 3-4 तरीके अपने सामने आ जाते हैं करने के। सही बात है, शुरुआत में दिक्कत आती है। शुरुआत में दिक्कत आती है। देखो नोट्स का मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि नोट्स आपको जरूर बनाने हैं, ठीक है ना। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे आपको रिवीजन नहीं हो पाएगा। और नोट्स भी ऐसे होने चाहिए कि आप जो जो लर्निंग करते हो वो सारी लर्निंग्स नोट डाउन करते चलो, और उसके बाद जब आप नोट्स को 5-7 बार रिवाइज कर लो तो शॉर्ट नोट्स पे लेके जाना है, ताकि एग्जाम के 2 दिन पहले उन शॉर्ट नोट्स का रिवीजन हो जाए। सर उसके लिए मैंने क्या एक छोटी सी डायरी बना रखी थी 10-15 पेज की। अच्छा। तो उसमें अरिथमेटिक्स में तो अपने कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन एडवांस में जो फॉर्मूले वगैरह हैं, जैसे ज्योमेट्री के, ट्रिग्नो के, वो सब, और इंग्लिश के अंदर जैसे कुछ प्रीवियस ईयर इडियम्स थी, अच्छा, जो या कुछ वोकैब थी जो मुझे नहीं याद थी, पता है कि ये नहीं याद है हाँ, हाँ। तो वो लिख लिए। तो वो के एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लो। मतलब मैं ज्यादा मेरा ये बर्डन लेने वाला टाइप का मैं हूं नहीं, तो एग्जाम से पहले मुझसे नहीं पढ़ा जाता था। हाँ। तो मेरा एग्जाम से पहले दिन सिर्फ इतना ही होता था कि बस उनको रिवाइज कर लेता था मैं, बस। नहीं ये होना भी ये चाहिए कि एग्जाम से पहले दिन जो बच्चा स्ट्रेस लेता ना वो अच्छा परफॉर्म नहीं करके आता। तो आपको एग्जाम के 1 दिन 2 दिन पहले तो माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखना है, और थोड़ा बहुत ये लगे कि मन मानता है ना यार कि क्या करें, तो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो। या फिर मॉक दे लो। हाँ मॉक दे लो, ये भी अच्छा है। मॉक दे लो कि एक मॉक लगा दिया, चलो यार क्या करें। ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए विकास क्या था? सर करंट अफेयर्स के लिए तो वही जो अपने मंथली मैगजीन आती है कोई, बस वो काफी है, क्योंकि सर एसएससी का भरोसा तो है नहीं वो कहाँ से उठा के देता है। तो ज्यादा एफर्ट नहीं किया, प्रीवियस ईयर में आते हैं उससे थोड़ा स्टैटिक तैयार हो जाता था। अच्छा। और करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन तैयार कर रहा था। मेन फोकस मैथ्स और इंग्लिश का ही था। हाँ वही था, क्योंकि सर वही है 250 नंबर का, तो वही है। ठीक है, ये बात सही है कि मेन फोकस वहीं पे रखना आपको, मैथ्स और इंग्लिश का। पैरेलल जो रीजनिंग है एक बार कोर्स किया, मॉक देते रहे, इम्प्रूव हो गया। जीके में एक बार कोर्स किया, और उसमें भी जो जैसे मान लो जो आपका बैकग्राउंड है वो तो तैयार हो जाएंगे, तैयार सबका होता ही है। और फिर यदि कोई किसी एक टॉपिक में, हिस्ट्री जैसे टॉपिक में प्रॉब्लम है, छोड़ दो यार, 2 नंबर का ना, वो भी पता नहीं वो कहाँ से आएगा। और जो पढ़ के गया है उसको भी क्या जरूरी है, उसको भी सही बात है, उसको भी जरूरी नहीं है कि आएगा ही। सही बात है। और जो नए बच्चे हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? सर उनके लिए यही है कि पहले तो डिसाइड कर लो कि भाई ये अपना मटेरियल है, अपन को ये एग्जाम क्लियर करनी है, उसका पैटर्न का पता करो। क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों को क्या है, पता ही नहीं होता कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। वो एग्जाम की तैयारी शुरू कर देते हैं, सिलेबस पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको पैटर्न नहीं पता है। सही बात है। उनको ये नहीं पता कि भाई हिस्ट्री है वो ओनली 1-2 क्वेश्चन आएंगे, वो उसके पीछे भाग रहे हैं। सही बात है। तो उसका पूरा पैटर्न पता कर लो, और उसके बाद उस पे जो भी सबकी अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी होती है। ठीक है। तो अपने हिसाब से जिसमें लगे अपन बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, वो और स्ट्रेटजी का भी है ना। स्ट्रेटजी वास्तव में क्या है कि डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। मतलब आपने आज शुरू किया कि सर मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है, फिर उसमें इम्प्रूव करते गए।
ऐसा नहीं कि मैंने आज ये डिसाइड कर लिया कि बस ये स्ट्रेटेजी में कि मैं इसको ऐसे करूंगा, इसको ऐसे करूंगा, उसको आप इवेलुएट करते चलो। हाँ। लेकिन आपका जो कंटेंट है, मटेरियल है, वो फिक्स होना चाहिए, उसी को बार बार पढ़ना है। आप ये देखोगे कि जब आप किसी भी बुक को दूसरी बार या तीसरी बार सोल्व करोगे तो उसमें नए क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके, जो या नए आइडियाज आएंगे। कई बार ये लगेगा कि यार ये तो मैंने क्वेश्चन सोल्व ही नहीं किया होगा। और ये भी होता है ना सर, क्वेश्चन के अलग अलग डायमेंशंस देखने को मिलते हैं गुड, ये अच्छा पॉइंट है, डायमेंशंस भी आप अलग देखते हो, सही बात है। कि ये इस तरीके से भी हो सकता है, मतलब 3-4 तरीके पता लग जाएंगे आपको एक ही क्वेश्चन करने के। जिसमें शुरू किया था तब आपको एक नहीं आता था बाद में 3-4 तरीके पता होंगे आपको। ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और ये बता दूं कि आप किसी भी क्वेश्चन को जितने ज्यादा तरीकों से सोल्व कर सकते हो, आप उतने ही जीनियस हो, ठीक है ना। यदि आप किसी क्वेश्चन को एक तरीके से सोल्व कर रहे हो, इसका मतलब आप रटे हुए मामले पे बैठे हो। और जब आप उसको 2, 3, 4 अलग अलग मेथड से सोल्व कर दोगे, इसका मतलब है कि आप वास्तव में उस क्वेश्चन की गहराई तक जान चुके हो। क्योंकि सर एसएससी क्या है, रेक्टिफिकेशन डिमांड नहीं करता। जैसे कुछ क्वेश्चन होंगे जो ऑप्शन वाइज होते हैं, कुछ क्वेश्चन यूनिट मेथड से हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन में पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। सही बात है। तो वो अपन बार बार करेंगे, तब अपन वो क्वेश्चन देखते ही पता लगना चाहिए कि ये इसमें मुझे कौन सा मेथड यूज करना है। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या होता है कि बच्चे जो बचपन से रटने की आदत रखते हैं ना, वो बच्चे हमेशा क्या सोचते हैं कि जैसे कि सर मुझे तो इसमें बस यूनिट डिजिट पे जाना है, वो सारे क्वेश्चन में यूनिट डिजिट ढूंढ रहा है, ठीक है ना। तो वो ऐसे नहीं होगा भाई। और कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं, वो जैसे ट्राई किया कि यूनिट डिजिट कहीं लगा कहीं नहीं लगा, तो फिर वो भाग के बस बेसिक को पकड़ लेते हैं। तो पूरी तरह बेसिक पे भी नहीं भागना है। यदि आप पूरी तरह बेसिक पे भाग रहे हो ना, तो इतना टाइम लग जाएगा कि पेपर पूरा नहीं होगा, पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। तो सर आजकल तो अपने एसएससी में तो मैथ का पूरा खेल ही इसी पे चल रहा है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो उसमें। सही बात है। जब आप कॉन्सेप्ट से वर्क करोगे, आपको अलग अलग मेथड्स पे वर्क करोगे, तो आपको अपने आप पता लगने लग जाएगा कि किस डायमेंशन में हमें आगे बढ़ना है। और जो आपकी स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस रट के बैठ गया कि बस मैं तो ये एक फॉर्मूला रट रखा है, इसी से सोल्व करूंगा। क्या करता है मैं बताऊं। जैसे मैं तो इतना लंबा टाइम हो गया मैथ्स का, तो जैसे मान लो कोई बच्चा ये बोले कि सर मैंने क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है ना, और अपना जो क्लास मटेरियल है, जो मैं कॉन्सेप्ट करवाता हूँ, वो भी इसी तरह से डिजाइन किया हुआ है कि पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दिया, फिर बच्चे बोले सर अब तो आ गया समझ में, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ, वो फेल हो जाता है फिर वो बोलता है कि अब उसको सॉल्यूशन बता दिया, फिर बोलेगा कि सर अब पकड़ में आ गया, आप पूछो। फिर जो नेक्स्ट आएगा उसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट आ जाएगा, समझ रहे हो। और यही गेम है, जो पेपर बनाने वाला है, जो पेपर सेट करता है, एग्जामिनर है, तो वो उसको लेवल्स में डिवाइड कर रखा उसने। ये बेसिक लेवल का, ये एडवांस लेवल, इसमें कैलकुलेशन, इसमें कॉन्सेप्ट का चेंज, और इसी पैटर्न पे पूरा मैथ्स का मटेरियल भी डिजाइन किया हुआ है। उसमें मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बना के दिए हुए हैं बच्चों को कि लेवल 1, और टाइम भी दिया हुआ है कि इतने टाइम में ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए। तो आप है ना कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करो कि ये। और एक चीज, जब पेपर में जाऊंगा तब वहां पे क्वेश्चंस को देख के मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे, हाँ, पहले से डिसाइड नहीं कि मुझे तो यूनिट डिजिट ही लगाना है या सम ऑफ डिजिट्स ही लगाना है, वो नहीं। ठीक है, अब मोक की भी बात करते हैं। मोक में सबसे पहले कौन सा अटेम्प्ट किया? सर मैं सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट कर लेता था। उससे क्या है कि काफी पोर्शन पहले अपन हो जाता है, थोड़ा बर्डन कम हो जाता है कि चलो काफी लेंथी पोर्शन कवर कर लिया। ठीक है, रीजनिंग में कितना टाइम? सर रीजनिंग में मैं लेता था करीबन 11-12 मिनट लेता 11-12 मिनट, ठीक है। फिर मैं जीके में जाता था सर, तो है। जीके का मुझे ज्यादा था भी नहीं तो मतलब 3 मिनट या 4 मिनट मैक्सिमम में जीके को खत्म कर देता था। ठीक है, जीके में नंबर कितने हैं तुम्हारे? जीके में सर मैक्सिमम मेरे 24 मार्क्स आए हुए हैं। अच्छा, और इसमें सीजीएल में? सर सीजीएल में तो यही है, मैक्सिमम वाले सीजीएल में ही है सर। अच्छा, सीजीएल में मैक्सिमम। देखो, मैंने हमेशा ये बोला है कि आपका जीके का टारगेट है ना 25 से 30 होना चाहिए, बस 30 से ज्यादा के लिए कभी नहीं भागना है। वो आप यदि भाग रहे हो तो अपना टाइम खराब कर रहे हो। ठीक है, जीके के बाद ही उसके बाद सर मैं इंग्लिश पे जाता था। इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश यही 6-7 मिनट में इंग्लिश कंप्लीट हो जाती थी। 6-7, ये तो ठीक है फिर। हाँ, उसके बाद जो टाइम बचा है उसमें फिर मैथ ही मैथ है अपना। ठीक है, ये जनरली मैं भी बच्चों को ये सजेस्ट करता हूँ। उसके पीछे रीजन है, देखो
आप सबसे पहले गए एग्जाम में और आपने मैथ्स स्टार्ट कर दिया, तो मैथ्स आपको आधा घंटा लेगा, तो आधे घंटे के बाद है ना घबराहट हो जाती है कि यार आधा घंटा हो गया और 25 क्वेश्चन हुए हैं, हाँ। ठीक है ना, अभी आधे घंटे में 75 करने हैं। क्लियर है पॉइंट। दूसरा, मान लो आप एकदम फ्रेश माइंड से गए और आपने जीके सबसे पहले उठा लिया, तो उसमें कुछ आता ही नहीं होगा एक तरह से, ठीक है ना, 10-5 क्वेश्चन आएंगे तो मोरल वहीं खत्म हो गया, टूट गया मन की यार इसमें तो क्या करूं मैं, समझ रहे हो। तो सबसे पहले हमें रीजनिंग को लेते हैं और 12 मिनट आप फिक्स कर दो कि चाहे कितना भी कैलकुलेटिव आए कि 12 मिनट में मैं खत्म करके जाऊंगा, लास्ट में देख लेंगे ना, ठीक है। सबसे पहले रीजनिंग, बिल्कुल माइंड फ्रेश है। और आजकल तो 2-3 क्वेश्चन वो मैथ्स वाले भी रीजनिंग में आ ही जाते हैं, तो उससे क्या है वो अपने जैसे बोलते हैं ना वो इंजन गर्म हो जाता है इस तरह से कैलकुलेशन प्रैक्टिस में आ जाती है उससे। हाँ, कैलकुलेशन में प्रैक्टिस में आ गई। और रीजनिंग में ज्यादातर बच्चे 45 के आसपास स्कोर कर ही लेते हैं, आराम से हो जाता है ना। लेकिन वो 45 कितने टाइम में, कुछ बच्चे 18 मिनट तक लगे रहते हैं, उसका नहीं, फिर वो मैथ्स में मारेगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और इस बार भी हुआ है ये, बच्चों से मेरी अभी जैसे बात होती है तो जैसे रीजनिंग में हमें 15, 17, 18 मिनट लग जाते हैं, उसके बाद वो टाइम मैथ्स से गए ना, और यदि मैथ्स किसी पेपर में इजी आ गया फिर सोचो वो टाइम आप खराब कर दिया। दूसरा, फिर सबसे पहले हमने रीजनिंग किया, फिर रीजनिंग में क्या होता है कि माइंड का, हाँ, अपने जो माइंड है उसके अलग अलग पार्ट से एक्टिवेट होते हैं। जब आप ड्राइंग कर रहे हो तो माइंड का अलग पार्ट एक्टिवेट है, जब आप रनिंग कर रहे हो तो अलग एक्टिवेट है, जब आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो अलग पार्ट एक्टिवेट है, जब आप लैंग्वेज सीख रहे हो तो माइंड का अलग पार्ट एक्टिवेट हुआ है, समझे। तो उसमें क्या है कि हमने सबसे पहले रीजनिंग पे वर्क किया, माइंड फ्रेश था, फिर हम जीके पे आ गए। जीके से क्या होता है कि माइंड का दूसरा पार्ट एक्टिव हो गया, जो रीजनिंग जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था उसको थोड़ा सा रेस्ट मिल गया। क्लियर है। अब जीके के बाद हम इंग्लिश पे आ गए, इंग्लिश में लैंग्वेज में अलग पार्ट एक्टिवेट हो गया माइंड का। तो और फिर सबसे लास्ट में जब ये हो गया कि अब हमने एक मेजर पार्ट 75 क्वेश्चन का पार्ट देखेंगे कि लगभग 25 मिनट में हमने 75 क्वेश्चन, सही बात है, 25 मिनट में 75 हमने कवर कर दिया है। तो अब फिर मन में एक खुशी भी होती है कि यार अब इजी हो जाता है आदमी कि चलो अब कर लेंगे। और आजकल क्या मैथ कैलकुलेटिव आ रहा है तो आधा घंटा तो मैथ से चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मैथ्स कैलकुलेटिव आ रहा है तो हाफ एंड आवर तो आप मैथ्स को लेके चलो कि इतना टाइम लग ही जाएगा। फिर एनालिसिस पे क्या करते थे विकास? सर एनालिसिस में सारे क्वेश्चन ही देखता था कि मैंने जिस तरीके से किया उससे बेटर कोई तरीका दे रखा है, या फिर जो नहीं है वो तो देखना ही देखना है। सही हो गया तो भी क्यों हो गया ये देखना है कि कोई तुक्का तो नहीं था या इससे बेटर तरीका तो नहीं था जो हम उस टाइम नहीं सोच पाए। और एरर कर दी है तो भी सोचना है कि क्यों एरर कर दी। एरर के भी अलग अलग पार्ट्स हैं कि सिली मिस्टेक हो गया था। सिली मिस्टेक कितनी करते थे सर? सिली मिस्टेक शुरुआत में तो खैर बहुत होती थी लेकिन फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होने लग गई क्योंकि जैसे टाइम भी थोड़ा मैनेज होना शुरू हो गया मॉक में। सिली मिस्टेक क्या है सर, हड़बड़ाहट में ज्यादा हो जाती हैं। गुड। तो शुरुआत में मैनेजमेंट नहीं होता था टाइम का तो लास्ट में जल्दी जल्दी में मिस्टेक्स हो जाती थी। बाद में मैंने ये जैसे किया कि 25 मिनट में मैं ये 75 क्वेश्चंस कर लेता था अपने, तो उसके बाद इतना टाइम होता था कि ज्यादा हड़बड़ाहट होती नहीं थी तो आराम आराम से हो जाते थे। ठीक है, देखो सिली मिस्टेक का एक पॉइंट तो ये हड़बड़ाहट वाला है कि हड़बड़ाहट आपकी घबराहट जितनी रहेगी ना उतना ही आप छोटे छोटे एरर्स करोगे। उस टाइम क्या होता है फिर 2 + 3 6 दिखता है, समझ रहे हो ना। तो ये उसको जीतने के लिए आपको अपना जो कामनेस है वो जरूरी है, काम होके ही सोल्व करना है। और दूसरा, डेली की अपन बात करें तो चारों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते थे या फिर 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट? नहीं सर, शुरुआत में तो जो चल रहा था वो पूरा ही पढ़ता था मैं। उसके बाद रिवीजन में जैसे मॉक दे लेता था मैं एक, तो उसमें एक तरह मॉक सुबह या शाम को? मॉर्निंग में ही दे लेता था। ठीक। तो उसमें या फिर लास्ट में तो क्या जो एग्जाम टाइम होता था उस टाइम मॉक देता था मैं। ये बिल्कुल ये अच्छा पॉइंट है, इस पे मैं अभी बात करूंगा। हाँ। और उसके बाद सर मॉक दे लिया तो वैसे तो चारों सब्जेक्ट कवर हो ही गए। उसके बाद सर अपने मेनली मैथ और इंग्लिश ही बची, तो वो ढंग से पढ़ते थे बस। अच्छा, हाँ। अभी अपने क्या पॉइंट था? ये जो एग्जाम टाइम है। हाँ, इस पे मैं बताऊं आपको कि इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है कि जब जैसे मान लो आपका लास्ट के 7-8 दिन पहले जब एडमिट कार्ड आ जाते हैं तब आपको, जैसे मान लो आपका सुबह की शिफ्ट में 10 बजे पेपर है तो आपको 10 बजे ही पेपर देना है। एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना। आपका यदि इवनिंग शिफ्ट में है तो इवनिंग में उसी टाइम पे आपको 10-15 दिन प्रैक्टिस करनी है। वो इसलिए करनी है क्योंकि
अदरवाइज है ना माइंड, मान लो आपको कोई बच्चा दोपहर में सोने की हाँ, रखता है सर मेरे साथ भी थी ये प्रॉब्लम कि मैं मॉर्निंग दिन में सोता था, फिर क्या मेंस आया तो मेंस में तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। सही बात है। तो फिर पता था कि भाई मेंस में तो पूरा दिन नहीं जागना है, तो मैंने 2-2.5 महीने पहले दिन में सोना बंद कर दिया था और उसी टाइम पे मॉक देता था जो ठीक अपने है। मेन एग्जाम होते हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बच्चे नए हैं, बिगिनर्स हैं, जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, कि आप उस टाइम पे मॉक जरूर लगाओगे 15-20 दिन जब आपका एग्जाम का टाइम होगा। अदरवाइज क्या होगा, माइंड उस टाइम पे उस एक्टिव नहीं रहेगा, सुस्त बना रहेगा। और दूसरा, जब रात को आप यदि पेपर दे रहे हो, मान लो अभी बच्चा स्टार्ट करे 1 साल बाद पेपर है, तो रात को भी यदि आप पेपर देते हो ना, तो टाइमिंग वही करो आप। जैसे 10 बजे पेपर है, मान लो अभी क्या 9 बजे हो रहा है ना पेपर, हाँ 9 बजे पेपर है ना, तो 9 बजे टाइम, घड़ी को चेंज कर दो ना यार, 9 बजे के पे फिक्स कर दो, ठीक है। तो आपको पता रहेगा कि 9 बज के 12 मिनट पे रीजनिंग खत्म, 9 बज के 16 मिनट पे जीके खत्म, 9 बज के 25 मिनट पे इंग्लिश फिनिश, समझ रहे हो। या फिर दोपहर वाली शिफ्ट पर कभी दोपहर पे दे दिया, तो उससे क्लियरिटी रहेगी कि भाई मुझे इतने इतनी देर में ये पार्ट वो करने हैं। और दिन में सोने पे भी मैं ये बोलूंगा कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनको दिन में जरूर सोना चाहिए, आधा पौन घंटा तो आपको सोना ही सोना चाहिए, थोड़ा फ्रेश हो जाता है माइंड। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि एग्जाम से पहले आप 15-20 दिन पहले सोना बंद कर देना, अदरवाइज वरना पता चले एग्जाम में उबासी आ रही है। ठीक है। अभी और बिगिनर्स के लिए विकास क्या मैसेज है? सर यही है कि मल्टीपल रिविजन्स करो, सब सिलेबस पे स्टिक होके और मॉक स्कोप दो, मॉक स्कोप देना है, उसी से टाइम मैनेजमेंट होगा सर। और टियर 3 का क्या सर था? टियर 3 मैंने वैसे तो हिंदी मीडियम से दिया था। अच्छा। उसके लिए मैंने कुछ तो अलग अलग टॉपिक्स पे वो जैसे अपने कोटेशन वगैरह तैयार किए थे इस तरीके से। लेकिन हमारे वो क्या है, अचानक से प्रेसी आ गया था, फिर आपको पता होगा। हाँ, पहले वो ऐसे प्लस लेटर आया करता था, फिर हाँ। प्रेसी आ गया। लेकिन ऐसे के अंदर वो 1-2 कोट्स वगैरह काम आ गए। बाकी टियर 3 में कुछ इतना खास एसएससी का है नहीं, वो नंबर तो वैसे ही आते हैं। नहीं, टियर 3 का के लिए आपको बेस्ट ये रहेगा कि एक तो कोर्स आपको जरूर याद होने चाहिए, और कोर्स की एक पूरी लिस्ट भी दी हुई है, ठीक है। तो कोर्स वैसे करने हैं, और फिर प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप जैसे अलग अलग एग्जाम्स में जहाँ जहाँ भी ऐसे पूछता है वो सारे तैयार कर लोगे तो डरना नहीं है। टियर 3 के लिए भी कई बार बच्चों को होता है कि सर मैंने कभी लिखे ही नहीं है। हाँ वो तो सर टियर 3 तो खैर एसएससी का मुझे लगता है सबसे इजी पोर्शन ही टियर 3 है। क्योंकि सर एकदम वर्ड लिमिट भी उन्होंने कम दे रखी है, तो इतने वर्ड्स तो इंसान आराम से लिख सकता है। नहीं, उसमें देखो वो तुम्हारे नंबर आ गए ना, इसलिए लग रहा है कि सबसे इजी है, बाकी ऐसा है नहीं। टियर 3 के लिए टियर 3 वो पार्ट है जो आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है, बहुत नीचे ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों के 70+ आ रहे हैं तो वो रैंक है ना एकदम से जंप कर जाती है, और यदि किसी के 40-50 के आसपास आ गए तो वो सिलेक्शन से भी बाहर कर सकता है, सिलेक्शन से बाहर कर सकता है। तो टियर 3, लेकिन डरना नहीं है। उसको सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप को पूरी तरह ये रखना है कि हाँ मैं सब कर लूंगा, और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा। वही, और नहीं मेरा कहने का ये मतलब है कि जब आप टियर 2 अपन दे लेते हैं तो उसमें इतना अपन मैच्योर हो जाते हैं कि टियर 3 अपन को एकदम इजी लगता है, उसमें ज्यादा बर्डन रहता ही नहीं है। दिन में मतलब अगर अपन टियर 2 के साथ साथ ही अगर आधा 1 घंटा देंगे तो वो आराम से हो जाएगा। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। तो और बाकी भी यदि मान लो आप बच्चों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी डिटेल में दोबारा इंटरव्यू रख लेंगे, ठीक है ना। आप डिटेल में अपने जो डाउट्स हों, क्वेश्चंस हों, क्वेरीज हों, वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो हम एक दोबारा। अभी ज्वाइनिंग भी है क्या कहीं तुम्हारी? नहीं सर अभी तो कुछ नहीं है, एक्सरसाइज का ही है, ठीक है। और बाकी अभी विकास जयपुर में ही है, आरएस की तैयारी कर रहा है, तो मैं दोबारा कर बुला लूँगा। तो डिटेल में आप जो भी क्यूरीज हैं, ठीक है ना, वो सारा आप प्रॉपर लिख देना कि सर हमें ये डाउट्स हो रहे हैं। और बाकी जो जो हमने डिस्कस किया है उसमें आप सारी चीज़ों को नोट डाउन करते चलो, फिर उनको अप्लाई करते चलो। जो जो आप पे फिट हो जाए वो आपको पकड़ लेना है, जो फिट नहीं हो उसको कि नहीं यार ये मेरे लिए नहीं बना है ये पॉइंट, उसको हटाते चलना है। जैसे सुबह उठने वाला पॉइंट है तो मैं भी जल्दी उठता हूँ, इसलिए मैं तो जल्दी पे ही बोलूँगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यदि लेट नाइट तक पढ़ना आपको सही लगता है तो वो कर लो, लेकिन दोनों में क्लियर होना चाहिए कि यार मेरी एफिशिएंसी कहाँ ज़्यादा है। हाँ वही, मतलब सेल्फ एनालिसिस। हाँ, सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए।
कि मेरी एफिशिएंसी कहाँ है। और मैंने भी, मेरे साथ भी हुआ था जब हम कोचिंग में आए थे, तो जैसे जो सिलेक्शन वाले थे जैसे हेमंत सर हाँ, वगैरह हाँ, वो सब, तो सब आके अपना एक्सपीरियंस बताते, तो उनमें से जो चीज़ अच्छी लगती वो अलग अलग जगह से उठा लिया हमने। सही बात है कि भाई जो जो मुझे मेरे अप्लाई करके देखते रहो, मेरे लिए वर्क नहीं करता बंद कर छोड़ दो दिया, उसको, हाँ। छोड़ दिया, और मेरे लिए वर्क कर दिया तो पकड़ के बैठ गए। वही। ठीक है। और बाकी जो फ्रेंड्स का, इनका क्या रोल रहता है? सर फ्रेंड्स का तो बहुत रोल रहता है, क्योंकि कोई भी प्रिपरेशन हो आज के टाइम पे, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, टाइम इतना लगता है कि आदमी फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाता है और कॉन्फिडेंस वगैरह भी कभी कभी कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स फैमिली वगैरह यही है कि अगर उनका सपोर्ट रहे, मतलब उनको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, घर वालों को भी ये लगे कि हाँ सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, टाइम लग रहा है, वो अलग बात है। ठीक है, तो उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट रहता है। ठीक है। और तुम्हारे तैयारी में जो दोस्त थे उन्होंने क्या हेल्प की, उनका क्या रोल रहा? सर रोल पूरी तरीके से है, क्योंकि मतलब कभी ऐसे नहीं किया कि मुझे सिर्फ पढ़ना ही है 10 घंटे 12 घंटे, ये सब नहीं। नॉर्मल जो शेड्यूल है पढ़ते थे, उसके बाद में बातें करना या फिर लोकल में घूमना फिरना, हंसी मजाक करना, ये सब चलता रहता था। ठीक है। और जो पेरेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सर पेरेंट्स के लिए तो यही है कि कम से कम वो उन लोगों को तो फेथ रखे अपने बच्चे पे, और अगर पोटेंशियल होगा वो जरूर ही कुछ न कुछ कर जाएंगे। अनवांटेड प्रेशर देने से क्या है, जो एफिशिएंसी कमी होती है, कमी बढ़ेगी होती है, नहीं। सही बात है। और कितना टाइम मान के चलें? अभी जो कंपटीशन है कि विकास का तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अपन मैं तो ये जनरली ये सजेस्ट करता हूँ, मानता हूँ कि 1 साल में कोई भी बच्चा निकाल सकता है, बट फिर भी विकास तुम्हें क्या लगता है, तुम सर, बच्चों में रहते हो? 1 साल इनफ है, क्योंकि जैसे अब प्रोसेस कितना चले उसमें तो अपन कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं, वो तो लेकिन अभी वैसे जैसे 6 महीने में अपना एक बार सिलेबस पूरा हो जाता है, उसके बाद 3-4 महीने में उनका 1-2 बार रिवीजन हो जाता है, उसके बाद तो क्या है, कोई पेपर आओ कोई दिक्कत नहीं होती। और तुमने बैंक में भी क्लियर किए, तो बैंक को छोड़ के एसएससी क्यों? नहीं सर, वो क्या है कि तैयारी में एसएससी की कर रहा था, टारगेट भी एसएससी का ही था। अच्छा। पर वो क्या है कि साथ में रूममेट वगैरह रहता था, वो बैंक की तैयारी कर रहा था, तो तो मैंने उसके भी साथ फॉर्म साथ भर फॉर्म दिया, लगा दिए, पेपर निकल दे गया। दिया। बाकी कोई खास इंटरेस्ट नहीं था जॉब प्रोफाइल वगैरह में। अच्छा, इसलिए ठीक है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना कि जब आपका जो प्रोफाइल आप जो सोच के बैठे हो ना, उसी पे टिके रहना है। टाइम लगेगा, समझ रहे हो, टाइम लग सकता है, क्योंकि सीजीएल का जो प्रोसेस है एसएससी वाला वो लंबा हो गया है अभी आजकल, लेकिन ये नहीं कि आपको फिर पूरी जिंदगी पछताना पड़े। अभी तो 1 साल 6 महीने 2 साल वेट करना पड़ेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, जैसे मान लो आज आपने कोई भी, आपका इंटरेस्ट है इंस्पेक्टर बनना, सर मुझे इनकम टैक्स में, सीबीआई में, सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर बनना है, और ये डिसाइड करके आप घर से निकले हो, और फिर कि बैंक में जल्दी सिलेक्शन होते, बैंक के पीछे भागे, फिर परेशान हो रहे हो कि यार उस टाइम थोड़ा सा धैर्य रख लेता, समझ रहे हो ना। और यदि आपका टारगेट ही बैंक है तब कोई दिक्कत नहीं है। वो सर अपना अपना नेचर और चॉइस चॉइस होती है, सही बात है। कुछ बच्चों को बैंक में अच्छा लगेगा, कुछ को आईबी में भी अच्छा लगेगा, कुछ को रेलवे की जॉब की चॉइस होती है। तो जो आपने डिसाइड किया ना, लेकिन 1 साल आप अच्छे से तैयारी करो, उसके बाद एग्जाम देते चलो। वो एग्जाम देने से क्या है सर कि अगर आपको जाना नहीं हो, लेकिन क्या है अगर सिलेक्शन होता है तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। ये बात भी अच्छी है कि आप ने यदि प्री भी निकाल दिया ना किसी भी एग्जाम का, तो भी कम से कम एक लगता है कि यार 1 साल से तैयारी कर रहा था, आपको ये लगेगा कि यार मैंने इसकी तैयारी नहीं की और इसका प्री निकाल दिया, तो मतलब अपन कर सकते हैं। और ये दूसरा ना, पेरेंट्स को भी एक मैसेज आता है, दोस्तों में भी जाता है कि यार ऐसे ही खराब नहीं हो रहा छोरा, कम से कम प्री तो निकाला, वही ठीक है ना। तो अभी जैसे क्या हुआ कि एनटीपीसी में बहुत से बच्चों का प्री हुआ, विकास का भी सारे लेवल क्लियर है एनटीपीसी के, तो मैंने उन बच्चों का मैसेज आया कि सर हमारा हो गया, और उन्होंने फोटो भेज दी, तो मैंने वो कम्युनिटी पोस्ट पे फोटो लगा दी कि चलो प्री तो क्लियर हुआ। तो कुछ बच्चे सर अभी तो प्री क्लियर हुआ है, इस चीज़ को ऐसे लेने लग गए। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ऐसे नहीं सोचना है कभी भी। यदि प्री भी क्लियर हो रहा है ना, तो भी आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। और मैं चाहता हूँ मेरा रोल एज ए गाइड, एज ए टीचर, एज ए गुरु, मेरा रोल यही है कि मैं आपको मोटिवेट करता रहूँ। और अब एक लास्ट पॉइंट और बनता है, गाइड का, कोचिंग का क्या रोल बनता है। बहुत सारा मटेरियल पढ़ा है, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है, तो उसमें गुरु का, कोचिंग का क्या रोल है? कोचिंग का जैसे रोल सबसे ज्यादा देखे तो कोचिंग का ही रोल है। क्यों कोचिंग? मैं तो तुम्हारे पास कभी घर जाके बोलूंगा नहीं कि पढ़ाई करो, और मेरे पास तो बहुत सारे बच्चे भी आते हैं। सर वो बात अलग है, लेकिन जैसे कई तो क्या है कोचिंग होती है, उनमें खूब 500-600 बच्चे बैठे रहते हैं, उनमें क्या है पर्सनल गाइडेंस नहीं हो पाती।
लेकिन जैसे अपने इंस्टीट्यूट है, छोटा बैच होता है तो टीचर से इंटरेक्शन भी हो जाता है। और सर मटेरियल क्या है बहुत ज़्यादा है, तो उसमें क्या है खो जाते हैं स्टूडेंट्स, ये तैयार कर लूँ, ये तैयार कर लूँ, 5 मतलब मैथ की 5 बुक्स तैयार कर रखी हैं कोई ने, लेकिन अच्छे से एक भी नहीं आ रही है वो। सही बात है। कोचिंग में क्या है कि जैसे अपनी कोचिंग से हर पोर्शन कंपाइल करके मिला हुआ है अलग से। ठीक। जैसे एक बुक अपन हमको दे रखी है, वो वर्ड पावर की बुक है, या फिर प्रीवियस ईयर के पैसेज की बुक दे रखी है, तो कहीं पे भागना दौड़ना नहीं है, बस वो उठाओ, उससे क्वेश्चंस कर लो, काफी है। और गुरु का क्या रोल है? ये तो कोचिंग का रोल हो गया सर। यही है, जैसे आपने क्लास के बीच बीच में आप ये कैलकुलेशन का आपने ही बताया था शुरुआत में, और जैसे कि कोई सिलेक्टेड से आप इंटरेक्शन करवाते रहते थे या फिर अपने एक्सपीरियंस बताते रहते थे, तो उससे अपन को धीरे धीरे जैसे खुद की स्ट्रेटजी बनाने में आसानी होती है। गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप अपनी स्ट्रेटजी ढाल लेते हो ना, देखो एक चीज़ समझना कि भाई मेरे पास भी हजारों बच्चे होंगे, सारे के सारे नहीं बन के जाते। क्यों नहीं बन के जाते? क्योंकि वो उनमें वो शिष्य भाव नहीं होता। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि मैंने ये चीज़ चेक करता था मैं सारे बैचेज में। मैं क्या बोलता कि मुझे एक बुक का पता चला है, मैं पहले तो ये बोलता हमेशा कि यार हम जो मटेरियल दे रहे हैं ना तुम्हें वो सफिशिएंट है। फिर मैं कभी बीच में क्लास में कि कितने बच्चे उस पर फेथ कर रहे हैं तो मैं बोलता कि मुझे एक बुक का पता चला है कि और पूरा पेपर इसी बुक से आने वाला है, तो वो बुक अपन मंगवा लें क्या? ठीक है, तो फिर मैं पूछता कि कौन कौन बच्चा चाह रहा है कि अपन वो बुक मंगवा लें, वो सोल्व कर दें। तो आप ये मानो कि हर क्लास में 90% बच्चे फटाफट जैसे मैं बोलता ना मंगवा लें, हाथ ऊपर कर देते, सर सर सर, समझ रहे हो? और 5-7% ऐसे बैठे रहते। फिर मैं उनसे पूछता कि यार तुम में नहीं चाहिए क्या सिलेक्शन? बोला नहीं सर, हमने आपको गुरु मान लिया और आप जो बोल रहे हो ना हमें उस पर फेथ है, हम उसी को बार बार करते रहेंगे। जैसे वो बच्चे बोलते तो बाकी सबको समझ में आ जाती कि गुरु जी की परीक्षा हो गई है। ठीक है ना? और ये हमेशा से आपने सुनी होंगी कहानियां बचपन से कि गुरु ऐसे है ना परीक्षा लेता रहता था अपने शिष्यों की कि कौन उस शिष्य भाव में है। समझ रहे हो? मैं नहीं बोल रहा कि आप मुझे फॉलो करो, आप जहां आपका बड़ा भाई हो, जो दोस्त हो, जहां आपको फेथ हो, लेकिन फिर है ना उस पर टिके रहना, उस फेथ पे। ऐसा नहीं कि भाई आप बार बार आज ये बुक पढ़ रहा हूँ, फिर 2 दिन बाद में किसी दोस्त ने मेरा सिलेक्शन हो गया, ये बुक पढ़ी थी वो कर ली। और अपनी स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग बनानी है। ठीक है ना? ये नहीं कि ये बच्चा ये टॉपर तो ये बोल के चला गया तो मैं उसको पीछे भागने लग गया। वो उससे नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी है, अपनी बॉडी क्लॉक है। सही बात है, बॉडी क्लॉक है, पर्सनैलिटी अलग है, सबका समझने का तरीका अलग है। जैसे मान लो मैं CPR पढ़ा रहा हूँ तो बहुत से बच्चे हैं कि वो उसको एक बार में पकड़ जाते हैं और फिर अप्लाई कर देते हैं। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो उसी रटे हुए ढर्रे पे बढ़ते हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, और जितना जल्दी आप अपने आप को पहचान लोगे, अपनी स्ट्रेटेजी जनरेट कर लोगे, आप ये मानो कि आप उतना ही जल्दी सिलेक्शन के पास हो। और फिर तो मेहनत है, और मेहनत में कोई कमी रखनी नहीं है। जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आप सिलेक्शन पे जाओगे। और वैसे भी सर ये क्या है, पैरेलल चलता रहता है। मतलब जैसे अपन मेहनत करते हैं शुरू में तो उसका थोड़ा मॉक्स में रिजल्ट मिलता है, या कोई पेपर वगैरह निकल गया उसमें रिजल्ट मिलता है, तो उसे मोटिवेशन और ही होता है, थोड़ी और ज्यादा मेहनत करते हैं पर मोटिवेट होके तो उससे और अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो पैरेलल चलते रहते हैं। सही बात है। ये भी देखो एक क्या बोलूं कि एक पैराडॉक्स ही है कि जिस बच्चे का प्री क्लियर हो रहा है या जिस बच्चे के नंबर बढ़ रहे हैं ना, वो और ज्यादा मेहनत करता है, और जिस बच्चे के का रिजल्ट नहीं दिख रहा है या जिसके नंबर कम आ रहे हैं ना, वो डिमोटिवेट होता है। कि पैराडॉक्स है ना कि भाई जो बच्चा आगे है, ठीक है ना, जो बच्चा आगे है उसको वो यदि थोड़ी कम मेहनत करेगा तो भी वो सिलेक्शन ले लेगा, लेकिन वो ज्यादा मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि मन में जोश है। और जो बच्चा डाउन है, जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो उसको तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन वो अल्टीमेटली धीरे धीरे मेहनत कम करता हुआ बाहर ही निकल जाता है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन नहीं होता। और यहाँ आके आपको एक सच्चे गुरु की एक गाइड की जरूरत होती है, जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपको अपने आप को पहचानने में, अपने आप को जानने में हेल्प करे, आपकी स्ट्रेटेजी बनाए। तो अभी जो बच्चे सिलेक्टेड हैं, अपने बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हैं, तो उनमें से मैं इंटरव्यूज रखता चलूँगा। आप को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, किसी को भी नहीं। ठीक है ना? आपको अपने अपने इवेलुएट करना है। ये भी नहीं देखना कि यार ये थोड़ी होता है या ऐसे नहीं होता। अपने आप को इवेलुएट करो, जो जो चीज़ें आपके काम की हों उनको आप बनाते चलो, जो नहीं काम की उनको हटाते चलो। हाँ वही है, क्योंकि शुरू में सर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे जो इम्पॉसिबल सी लगती हैं। जैसे आप बोलोगे कि
वो कैलकुलेशन वाली टेबल है वो 2 मिनट में, तो शुरू में लगेगा यार क्या मतलब बकवास सी बात है, 2 मिनट में होता है क्या? लेकिन फिर जैसे मतलब धीरे धीरे उसको कर जाओगे, तो जैसे मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 1.5 से 2 मिनट के बीच में टाइम आ गया था मेरा लास्ट तक। गुड। देखो मैंने एक टेबल बना के दी हुई थी कैलकुलेशन की कि आपको रोजाना इस टेबल को फॉलो करना है, और उसमें जनरली जो बच्चे होते हैं वो 8 मिनट 9 मिनट तक का भी टाइम लेते हैं, और मैंने टाइम दिया हुआ था 2 मिनट 120 सेकेंड्स का, समझ रहे हो? तो वो शुरू में इम्पॉसिबल सा लगता है कि सर ये तो नहीं हो सकता, लेकिन जिस बच्चे का फेथ होता है कि नहीं यार सर बोल रहे हैं तो करना पड़ेगा, या सर बोल रहे हैं तो मैं कर दूंगा, तो फिर वो देख लो अभी विकास बोल रहा है सर 1.5 से 2 मिनट में, यानी 90 to 120 सेकेंड्स में, तो बहुत गजब है यार वो टाइम तो। सर वो ये प्रैक्टिस से ही है, प्रैक्टिस से, बिल्कुल सही बात है। और उस टेबल को करने से आपका जो कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज होगी, जो आपको पूरे दिन हेल्प करेगा। नहीं बिल्कुल सर, मतलब उस चीज का ये है कि मैं अभी आरएएस की तैयारी में आ गया हूँ, आरएएस की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अब भी वो कैलकुलेशन में डेली करता हूँ। अच्छा। वो अभी भी कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, नहीं ये बहुत अच्छी बात है कि आरएस में भी कंसंट्रेशन चाहिएगी, तो कैलकुलेशन टेबल को आप केवल कैलकुलेशन की तरह नहीं देखें, उसको आप अपना कंसंट्रेशन बिल्डर भी देख लें। और जनरली जब भी मन परेशान हो तो आप उसको लेके बैठ जाओ। हाँ। और चैलेंज दो, मैं तो ये बोलता हूँ कि चैलेंज दो अपने आप को कि यार 120 सेकंड्स क्यों नहीं आया, और वो एक तरह से गेम हो गया फिर। वही है, बार बार ये कोशिश की कल अगर इतना टाइम लगा तो आज उससे कम करना है अपन। हाँ सही बात है। तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट में डाल देना, हम कभी आगे दोबारा सेशन रख लेंगे। थैंक यू।